ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आपको बताऊंगा दिल्ली में ट्रेन हादसा कैसे हुआ, 18 जाने कैसे गईं और भगदड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि दुबई में एक भारतीय को फांसी दे दी गई है। भारतीय महिला को फांसी दे दी गई। दुबई के राष्ट्रपति बिन जायद, दुबई में कानून बहुत सख्त हैं। एक भारतीय महिला दुबई गई हुई थी, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है शहजादी। शहजादी भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली, दुबई में काम करती थी, वहां सजाए मौत हुई और दावा है कि फांसी दे दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आरोप यह है कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों दुबई के नागरिक हैं। इनकी ये बच्ची थी 4 महीने की, इस बच्ची की मौत हो गई। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय नागरिक शहजादी ने हत्या की है उनकी बच्ची की। इस मामले में फांसी हुई है। अगली तस्वीर देखिए, भारत में किस तरह शहजादी को दुबई में फांसी दी गई और फांसी की खबर भारत में उनके मां बाप को लगी है। बांदा के रहने वाले, तस्वीर आप देख रहे हैं, पिता का रो रो कर बुरा हाल है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, जैसे ही जानकारी मिली। एक मिनट को नहीं लेते। अब भी हमारी औकात नहीं हुआ जाने की। आप लोग मदद कर सकते हैं, हमारी मदद करें, मेरी बात पहुंचाए ऊपर। सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेकसूर। अगर गुनहगार होती कभी परेशान कभी परेशान नहीं होती, बेकसूर उसको फंसाया कि मदद करें। फिर दावा है कि फांसी से पहले शहजादी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा वो अपने मां बाप को फोन लगाना चाहती है। तो फांसी के फंदे में चढ़ाए जाने से पहले शहजादी ने अपने मां बाप को फोन लगाया, मां को लगाया, शहजादी का पिता को लगाया फोन कॉल आखिरी जो था वो सुनिए। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बेटा। ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। ठीक हो कसम बेटा, बता अच्छी नहीं, बता बेटा, बता टाइम के साथ ये पापा है। हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ टाइम नहीं वापस, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। मुझे केस किया ना वो वापस ले लें, ठीक है? अरे यार देखो बता दे बेटा, तब बताओ मुझे मकसद देखा रोज अच्छे से रहना, तो कौन के दुश्मनी वो नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी। वो किस जगह ले? वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, वकील को क्या कहे, नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बेटा, बता बेटा। उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। ठीक हो कसम बेटा, बता अच्छी नहीं, बता बेटा, बता। टाइम के साथ ये पापा है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ टाइम नहीं वापस, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। मुझे केस किया ना वो वापस ले लें, ठीक है? अरे
या जैसे देखो बता दे तो बस बताओ भैया मैं आपका रिकॉर्ड हो अच्छे से रहना, तो कौन के दुश्मनी वो नहीं देना, जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो ना वो क्यों कहते वकील को बता बेटा क्या करना, वकील को बता कहाँ वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर शहजादी को फांसी कैसे दी गई, क्या वजह है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। दरअसल शहजादी पिछले 2 साल से दुबई की जेल में बंद है, 2 साल से। 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई और यह सजा दुबई की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाई। कहा यह जा रहा है कि शनिवार को उसे फांसी दे दी गई, यह भी दावा किया जा रहा है। यानी 15 तारीख को कल बीती रात फांसी दी गई और उससे पहले यह फोन करवाया गया, आखिरी कॉल। शुक्रवार को कोर्ट के अधिकारी जेल में मिलने पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि 24 घंटे में फांसी की सजा होगी। जेल में फांसी से पहले उससे आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर शहजादी ने परिवार से बात करने की मांग की। अमूमन जिन्हें फांसी दी जाने वाली होती है, आखिरी वक्त में उनसे पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो जो कहते हैं उसे पूरा किया जाता है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 10 मिनट बात कराई गई शहजादी और उनके मां बाप के दरमियान। फोन कॉल में शहजादी ने कहा अब समय खत्म हो गया है। 10 मिनट बात करने के बाद अचानक फोन कट गया। इसके बाद परिवार का शहजादी से कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दुबई में उसे फांसी दे दी गई। फिलहाल शहजादी के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन शहजादी को भेजा किसने, आपको बताऊं। शहजादी को भेजा वहां एक शख्स ने दुबई, उसका नाम है उजैर। उजैर ने, यह है वो शख्स, इसने शहजादी को UAE भेजा। आइए पूरी कहानी बताता हूं कि शहजादी पर क्या आरोप लगे हैं, जिन आरोपों में उसे फांसी की सजा हुई है। शहजादी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और दुबई जाने से पहले वो रोटी बैंक में काम करती थी। रोटी बैंक गरीबों के लिए काम करने वाली संस्था है। 2021 में फेसबुक और उसकी उजैर से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। उजैर ने झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाया। बचपन में शहजादी का चेहरा झुलसने से खराब हो गया था, तो उजैर ने उसे इलाज कराने के लिए आगरा बुला लिया और इसके बाद फिर इलाज के नाम पर ही उसे दुबई लेकर चला गया। फिर नवंबर 2021 में उसे एक दंपत्ति को बेच दिया और यह है वो दंपत्ति। दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति का नाम फैज और नादिया था। ये लोग शहजादी को परेशान करते थे, कमरे में बंद रखते थे। इसी दौरान फैज नादिया के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई। इसका इल्जाम इन्होंने शहजादी के ऊपर लगा दिया। बच्चे की देखभाल में लापरवाही को लेकर केस दर्ज करा दिया। हालांकि शहजादी का कहना था कि मौत गलत इलाज से हुई है। लंबी सुनवाई के बाद शहजादी को सजाए मौत दी गई और अब दावा है कि उसे दुबई में फांसी दी जा चुकी है। सुनिए जरा, शहजादी के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है, क्या कह रहे हैं सुनिए। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है। वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहां खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। बस प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें। बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध पानी का पानी, कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। उसने कल खुला है तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो, कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है। उनको काज दो है, कल आए तो उसका फूल। ये बताया हमें कि अम्मी आज आखिरी कॉल हम कर रहे हैं, आखिरी कॉल है। मगर नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, कुछ कोई ने कहा है, कुछ बताया है? बोली हाँ, आज हमको अलग कमरे में ले गए हैं और बताया कि कॉल कर लो, आज आखिरी कॉल है, हो सकता है कि दोबारा हम कॉल न कर सके। अब कहीं कोई आस नहीं? अब कहीं कोई आस नहीं, कहीं से हमें प्रयास करने के लिए नहीं मिला। न हमें पहले से सूचना दी, ये सजा दी गई, अचानक उन्होंने बता दिए कि हाँ। कल कितनी देर बात हुई शहजादी? कल 10 मिनट हुई। पहली बार उसने 10 मिनट की नहीं, 7 मिनट होती थी। जेल से आए, जेल से कराते हैं। और इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और बात जिस हादसे में 18 मौतें हो गई कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, आज क्या कुछ तस्वीर बदली है?
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की या देश के दूसरे स्टेशन की, उस पर बात करेंगे। इंतजाम पर सवाल और भगदड़ पर बवाल हो रहा है। पहले मैं कल आपको तस्वीर दिखाता हूं, भगदड़ जब हुई उससे पहले की तस्वीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह हाल था जिस वक्त भगदड़ हुई उससे पहले तिल रखने की जगह नहीं थी। देखिए जरा, सुई रखने की जगह नहीं थी। यह है भीड़ का आलम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। ये जो आप हजारों लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये सब महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले लोग थे। वही ट्रेन आने वाली थी, खचाखच भीड़ थी। आप देखिए, ऐसी भीड़ में सांस लेना मुश्किल है। ये जो भीड़ का आलम है यही बता रहा है। लोग अपना सामान अपने सर पर रखे हुए हैं। ये भगदड़ आने से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, हिला देने वाली तस्वीरें हैं। भगदड़ के बाद आप देखिए, लोगों के बेहोश लोग पड़े थे, लोगों की बॉडीज पड़ी थी, उन्हें उठाया जा रहा था। लोग अपनों को उठा रहे थे। बहुत से लोग बेहोश थे, घायल थे, जिन्हें उठाया जा रहा था। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी जो लोग कुचल गए, भगदड़ में दब गए हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह हाल था उस वक्त। 18 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, लेकिन जिनकी जान गई उनके परिवार वालों को फोन लगाया गया। बिहार के नवादा में देखिए, परिवार को फोन लगाकर बताया गया कि जान चली गई है, मौत हो गई है। उसके बाद देखिए जरा, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भगदड़ के बाद की तस्वीर है, जब 18 जाने चली गई। उसके बाद देखिए, सीढ़ियों की तस्वीर आपको दिख रही है। ये गिफ्ट पड़े हुए हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ है, चप्पलें पड़ी हुई हैं, चप्पलों का अंबार लगाया। देखिए, यही भगदड़ हुई थी। ये देखिए, चप्पलों का ढेर लगा हुआ है। ये भगदड़ के बाद की तस्वीरें। एस्केलेटर पर आपको जहां तक नजर जाएगी, सामान, बैग, लगेज पड़ा है लोगों का। ये उसके बाद की तस्वीर थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये आज की तस्वीर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से लोग आज बैठकर जा रहे हैं। आज का आलम आप देख रहे हैं। देखिए, आज भी बेहिसाब भीड़ है। कल के बाद का आलम है। देखिए, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, सभी को महाकुंभ पहुंचना है और किसी भी तरह से पहुंचना है। देखिए जरा भीड़ का हालत। आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल और आज में क्या कुछ बदला है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली में आज की दिन की तस्वीरें आई हैं। ट्रेन के अंदर क्या हालात हैं, कैसे लोग बैठकर जा रहे हैं। सरकार को ये पता नहीं, भीड़ दिखने को कितना भीड़ जाता है। लगा के सरकार को ये पता नहीं, तो आपने दिल्ली में भगदड़ देख ली, दिल्ली की आज की तस्वीर भी आपने देख ली। दूसरे स्टेशन का हाल देखिए, पटना लिए चलता हूं। ये पटना की आज की तस्वीर है। एक हादसा हो चुका है दिल्ली में। ये पटना की आज की तस्वीर है, किस तरह से लोग अपने बच्चों को, अपनों को, सामान को लेकर ट्रेन में जाने की जद्दोजहद है। नहीं चल पाएगी। पटना की तस्वीर के बाद देखिए जरा, वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काशी में भी भक्तों की भीड़ है, लोगों में गुस्सा है। देखिए, लाश चला रहे हैं।
प्रयागराज लिए चलता हूं, जरा प्रयागराज का आलम देखिए, वहां भी भीड़ कम नहीं है। वाराणसी की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी में एक शख्स बेहोश हो गया, उसे पुलिस ने फौरन CPR दिया है। पुलिस ने CPR दिया और CPR देने के बाद इस शख्स की जान बची है। अब देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीर है। संगम नगरी जो पहुंच रहे हैं भक्त डुबकी लगाने के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां भी हाल दूसरे स्टेशनों से जुदा नहीं है। और हमारे सहयोगी जब प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचे बंदोबस्त पर रिपोर्ट करने, तो उन्हें रोका गया। वो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे और उसके बाद इंतजाम पर सवाल तो अधिकारी आग बबूला हो गए, राघवेंद्र के साथ बहस करने लगे। सुनिए जरा क्या हुआ रेलवे स्टेशन पर जब राघवेंद्र वहां पहुंचे। ये आदमी अपने शिवकी जंक्शन पर हूँ, इनकी बदतमीजी मीडिया कर्मियों से पूरी तरह से झकझोर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं कि यात्री सुचारू ढंग से आ जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे आ जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये पुलिसकर्मी है, ये आदमी अपने ड्यूटी से हट के असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये आदमी, और बदतमीजी कर रहा है। जबकि मैं पूछ के परमिशन होके यात्रियों को दिखा रहा हूँ, ये परमिशन के नाम पे ये बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया कर्मियों से। इनकी ये स्थिति मैं लाइव कवरेज कर रहा हूं, फिर भी ये नहीं रुक रहे। सोचिए, लग रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई संविधान का उल्लंघन कर दिए हैं या कोई डकैती डाल दी है। सिर्फ मैं पूछ के आया हूं कि दिल्ली में जो घटना घटी, आखिर उसका असर क्या है, कुछ व्यवस्था है कि नहीं, यात्री कैसे आ जा रहे हैं, उनके सुख सुविधाओं को लेकर हम आए हैं एक रिपोर्ट करने। पास को लेकर के, पास के हवाला को लेकर के इतनी बदतमीजी की पूछिए मत। और अपने आदमियों से कह रहा है कि इनको उठा के फेंक दीजिए, हटवा दीजिए। ये चौथा स्तंभ मीडिया का इनका सम्मान है, रेलवे का। ये इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। ये लाइव रिपब्लिक भारत जिम्मेदार ये इस तरह से बात कर रहे हैं। जो सिर्फ परमिशन के नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं, इनका देख लीजिए, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये अधिकारी है इस समय पूरी तरह से चरम पे लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का इनका व्यवहार है। आप देख लीजिए किस तरह का इनका व्यवहार है। इनका व्यवहार देखिए किस तरह से है, किस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इनको अगर कोई देख रहा हो, कोई समझ रहा हो, तो इन पर जरूर संज्ञान लिया जाए। तो ये अलग अलग स्टेशन का हाल आपने देख लिया है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ बीती रात वो दर्दनाक है और हिला देने वाला है। 18 जानें चली गई, 18 बेगुनाहों की मौत हो गई है। भाई आपको बताऊं ये पूरा जो हादसा हुआ है कैसे हुआ, क्या स्थिति थी, पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं हादसे की क्या थी। दरअसल महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। आपको भीड़ नजर आ रही है। इसी तरह का आलम था स्टेशन पर। रात के 8 से 12 बजे के बीच प्रयागराज के लिए 10 से ज्यादा ट्रेनें थी दरअसल, और वीकेंड होने की वजह से आम दिनों से ज्यादा लोग स्टेशन पर पहुंच गए और कुछ ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, तो उससे यात्री उस ट्रेन के भी यहां मौजूद थे। यानी जो कैंसिल हो गई वो भी खड़े हैं, जो ट्रेनें लेट थी वो भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं लोग। 2-3 ट्रेन लेट हुई तो लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी, वो भी इंतजार कर रहे थे एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबसे ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 पर थी। अब देखिए, क्योंकि चारों प्लेटफॉर्म में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आने वाली थी, बड़ी संख्या में बिना आरक्षण वाले लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। मतलब साधारण डिब्बे में बैठकर वो महाकुंभ जाना चाहते थे। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बताया जाता है कि तभी प्रयागराज मेला स्पेशल ट्रेन का ऐलान हुआ और कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज मेला एक्सप्रेस आ रही है। कुछ लोगों ने समझा कि प्रयागराज एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदल गया है, क्योंकि प्रयागराज जाने वाली बहुत सी ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। तो कुछ लोगों ने समझा कि प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन कोई आ रही है। बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की तरफ जाने लगे और भागे। उन्हें लगा कि जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन नहीं मिलेगी, वो भी चली जाएगी। फुट ओवर ब्रिज
यानी सीढ़ी में भारी भीड़ के चलते कुछ को धक्का लगा, क्योंकि सीढ़ी पर भी बहुत से लोग खड़े थे। धक्का लगने से कुछ लोग गिरे, लेकिन भीड़ कुचलते हुए निकलती रही और कोई सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था, कोई प्लेटफॉर्म पर लुहान पड़ा था। महाकुंभ जाने के लिए मची भगदड़ में 18 जानें चली गईं, 18 लोगों की मौत हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं वहां जो चश्मदीद मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो क्या कह रहे हैं। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। पुलिस नहीं थी। तो मैं कैसे से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे। मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ। अनाउंस कर दिया कि 16 नंबर पर गाड़ी लगेगा, उसी में पब्लिक लोग हमने जाने आने में घटना में मारा गया है। हमने खुद देखे हैं आँख से, 2 बच्ची मरी, 3 लेडीज, 1 जेंट्स था। 16-12 पहले खचाखच भरा हुआ था, कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार लोग थे। पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था, मुश्किल से 50 बंदे होंगे। पुलिस भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल, बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। मेरे हाथ खुद पकड़ी थी वो लेडीज कि मैं नहीं बचूंगी, और उसका बेचारा हस्बैंड खुद मेरे सामने कह रहा था। उसका हस्बैंड यही बोल रहा था। उतने टाइम से प्रशासन कहाँ था? जब इतना कांड हुआ तब प्रशासन आया क्यों? अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा, इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो के आदमी मर गया चपा के। इधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों तरफ टक्कर हो के आदमी मर गया चपा के। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ, ट्रेन में बोल आदमी बोला कि आइए अब आपको बताऊं कि जैसे ही भगदड़ मची, उसके बाद देखिए जरा तस्वीर दीजिए इस पे। जैसे ही भगदड़ मची, फौरन एम्बुलेंस आनी शुरू हुई। एम्बुलेंस बुलाई गई, एक के बाद एक दर्जनों एम्बुलेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। उसके बाद देखिए जरा अस्पताल के अंदर की तस्वीरें जो सामने आई, क्योंकि दर्जनों घायल थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये अस्पताल के अंदर देख रहे, खचाखच अस्पताल भरा हुआ था। जैसे ही बॉडीज और घायल लोग अंदर पहुंचे, कोई किसी को उठा कर ले गया, कोई किसी अपने बेटे को कोई उठा कर ले गया, कोई अपने पिता को उठा कर ले गया। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें। और आइए अब आपको बताऊं कि जो लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं, उनके हालात क्या हैं, हालात कैसे हैं, वो देखिए जरा। ये वही सीढ़ी है जिस पे सबसे ज्यादा जानें गई हैं, जिस पर भगदड़ मची है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 50 से ज्यादा लोग बेहोश थे। दिल्ली की आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया फौरन। भगदड़ में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दहला देने वाली है। कई लोगों के शरीर पर चोट या खरोच का कोई निशान तक नहीं है, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन भीड़ में भगदड़ मची, उन्हें सांस नहीं मिली और मौत हो गई। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। सीने या पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने से भी दम घुट जाता है। स्टेशन में भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए बढ़े। कई लोगों की गर्दन, पेट और सीने पर पैर रखते हुए भीड़ गुजरी है। भीड़ में दबे लोगों को सांस लेने और रक्त संचार में रुकावट आ गई। बताया यह जा रहा है कि इसी वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। सांस न मिलने से कुछ बच्चों का शरीर तक नीला पड़ गया था। इस स्टेशन में भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। किसी का हाथ टूट गया है, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा और वो सदमे में है। भीड़ और भगदड़ का मंजर याद कर कुछ लोग खौफ में है। इस वक्त भी अस्पताल में उनका इलाज और काउंसलिंग की जा रही है, तो कई लोगों को सांस लेने में अब भी दिक्कत पेश आ रही है। ये हालात अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर कुणाल क्या कह रहे हैं। ओवरहर्ड कहीं पे डिस्कशन कि कोई मास कैजुअलिटी हुई है,
तो मैंने जो ओटी था उसको थोड़ा होल्ड पे लिया, बिकॉज जब आपका इतना मास कैजुअलिटी आती है तो यू कैन लाइक डेफर सम केसेस। तो यहाँ पे हमने अपने हाफ टीम को रख के फिर वी मूव टू द कैजुअलिटी। एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो भी आए हमने तुरंत उनको मैनेज करके एडमिट करके सबका जो भी है ट्रीटमेंट के लिए, जिनको वहीं पे स्टेबलाइज कर सकते वहीं पे स्टेबलाइज कर दिया, जिनको थोड़ा बहुत इंजरी थी जो भी ट्रीटमेंट था वो करके फिर वापस हमने फिर से री इवैल्यूएशन के लिए जिनका जो डिपार्टमेंटल जहाँ भी जाना था वहाँ पे हमने भेज दिया। अभी हमारे पास हैं कुछ पेशेंट, मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए ही मेन रखा गया है ना, बाकी स्टेबल है। तो एलएनजेपी के डॉक्टर कुणाल को आपने सुना। अब 18 मौतें हो चुकी थी, परिवार वालों को बॉडीज दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एलएनजेपी से एम्बुलेंस एक एक कर निकली है। इन्हीं एम्बुलेंस में शव थे, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे शहरों से आए थे, उन्हें उनके घर उनके शहर की तरफ रवाना किया गया। आपका कौन था? मम्मी थी। अरे भगदड़ हुआ था, भगदड़ हुआ था। नीतू अंदर मेरे पापा है, वो सीरियस है लेकिन डॉक्टर देख नहीं रहे उनको, एडमिट रहे, उनका इलाज ही तो नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। देवरानी मर गई। कहाँ से आए थे आप? सुल्तानपुर से आई है देवरानी। क्या नाम है देवरानी का? सीलम। झूठ मूठ मैं पोस्टमार्टम के नहीं दे रही थी, जोर जबरदस्ती पोस्टमार्टम ले गए थे हमारे हस्बैंड को। नागलोई चंचल पार्क, मंजू कुशवाहा, जिनका डेथ हुआ वो मनोज कुशवाहा मेरा पति थे। बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग नीचे दब गए। हम लोग जीने पे सीढ़ी पे दब गए, लोग सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज लगाए, उन पे मेरी नजर गई, उन पे आवाज लगाए तो वो हम लोग को खींचे, और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित गिरे पड़े थे, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। लोग कहें कि मतलब ये कर दे वो कर दे। वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं था, पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। और उसके बाद देखिए, इस भगदड़ हादसे और मौत के बाद सियासतदानों का पहुंचना शुरू हुआ। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए दिल्ली के एलजी पहुंचे, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे मौके पर, और आतिशी पहुंची है घटना स्थल पर। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों का हाल जाना है। और उसके बाद देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से बेहद दुखी हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ मेरी संवेदनाएं। अधिकारी भगदड़ से प्रभावित लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने लिखा, रेलवे की नाकामी और सरकार की संवेदनहीनता फिर उजागर हुई है। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर अच्छे इंतजाम होने चाहिए थे, पक्का करना चाहिए था कि लापरवाही से किसी की जान न जाए। जीतन राम मांझी ने कहा, कोई और सरकार होती तो महाकुंभ में और हादसे होते, भगदड़ में सरकार की कोई गलती नहीं है, इसके लिए लोग दोषी हैं कि वो कहीं भी बैठ जाते हैं। ऐसी भगदड़ और हादसों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा, कुंभ का क्या मतलब है, महाकुंभ फालतू है, रेलवे की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई है, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने कहा, नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे से बहुत व्यथित हूं, पूरी टीम प्रभावित लोगों की मदद में लगी हुई है, भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, हालात काबू में है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। पवन खेड़ा ने कहा, नई दिल्ली में हुई भगदड़ ने लापरवाही की पोल खोल दी, भगदड़ के बाद ऑपरेशन लीपापोती चलाया गया, कई घंटे तक रेल मंत्री और अधिकारी घटना को छिपाने में लगे रहे, सरकार का ध्यान मौत रोकने पर नहीं, मौत की खबर रोकने पर है। संजय सिंह ने कहा, हादसे हो रहे हैं और रेल मंत्री गलती नहीं मान रहे हैं,
लगता है कि देश के लोगों की किस्मत में मरना ही लिखा है। अमीक जमई ने कहा, सपा नेता ने महाकुंभ लाशों का स्मारक बन गया है। नाकाम रेलवे मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। दावा किया कि योगी जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया है, लेकिन सरकार एक आयोजन ढंग से नहीं कर पा रही। वृंदा करात सीपीएम नेता ने कहा, स्टेशन में मची भगदड़ हादसा नहीं, लापरवाही है, अपराध है। सिर्फ शोक प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसी सभी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं सभी सियासतदानों को इस हादसे के बाद क्या कह रहे हैं। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए? आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, और दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। उनका क्या कोई मतलब है, फालतू है, खून है। मैं तो आज ये पूछना चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव जी से, क्या वो भी हिंदू धर्म में हैं भी या नहीं, सनातनी हैं भी या नहीं? इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। एक भी जान प्यारी है, जान से ज्यादा प्यारी हो, जान तो जानी है, तो इसलिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कहना कि प्रबंध पूरे नहीं थे, ये मुझे लगता है दुखदायी है। पानी से तड़प कर मर गए लोग, भगदड़ में मर गए, हजारों लोग लापता हुए, 7,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता है, उसका कोई तपास नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ गए ये लोग? हाँ, भगदड़ में वहां जो हुई उसमें बोलते 30 लोग मारे गए, 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है और इसके ऊपर सभी ने दुख व्यक्त किया है, और आगे इस प्रकार की घटना न हो, इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस घटना के बाद सियासत खूब हुई। मौके पर देखिए फौरन पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में जुटी है, एक्शन शुरू कर दिया है पुलिस ने कि भगदड़ की वजह क्या थी, कैसे भगदड़ मची है। पुलिस बाकायदा इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट तैयार करके सौंपेगी। उसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। हालात काबू में करने के लिए, भीड़ बढ़ने की स्थिति में कैसे कंट्रोल करना है, ये सब पुलिस करने की जिम्मेदारी पुलिस ने ली है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, लोमस हमारे सहयोगी जब अधिकारी पहुंचे तो उनसे सवाल कर रहे हैं लोमस कि आखिर हादसा कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई, लेकिन अधिकारी लोमस के सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा लोमस की रिपोर्ट देखिए, लोमस किस तरह से सवाल कर रहे हैं और अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। अभी पहले जाने दीजिए, उसके बाद उसी के डिस्कशन के लिए 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है, उसी के डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं, डिस्कशन करने रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? के लिए उसी के लिए इंक्वायरी, क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। नहीं, इंक्वायरी होगी बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे, तो क्यों भगदड़ हुई? ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता, मुझे इंक्वायरी। ये भगदड़ क्यों हुई, गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। नहीं, भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स। अब एक बात बिल्कुल साफ है, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने इंतजाम क्यों नहीं किए? भगदड़ की खबर मिलते ही गृह मंत्री एक्शन में आ गए और अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हादसे पर रिपोर्ट मांगी। युद्ध स्तर पर राहत और इंतजाम के निर्देश दिए गए। रात 12 बजे के करीब पूरा स्टेशन खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ फौरन घायलों को अस्पताल लेकर गई। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। उत्तर रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। दोनों अफसर
टीम के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचे। स्टेशन की उस सीढ़ी पर भी पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था। स्टेशन के सभी सीसीटीवी सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए। रेल मंत्री खुद वॉर जोन में हालात पर नजर रखे हुए हैं और रेल भवन में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक हो रही। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। भगदड़ मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। इस वक्त पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारी स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों और लोगों से पूछताछ की है और जो अधिकारी अनाउंसमेंट सिस्टम है उसकी खामी की भी जांच करेंगे। पता करेंगे कि गलत घोषणा के चलते तो भगदड़ नहीं मची है। इन सारी चीजों की जांच की जाएगी। अब सुनिए जरा रेलवे के अधिकारी जो पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। कोई भी ट्रेन ना कैंसिल की गई थी, ना ही किसी गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदला गया था। इस समय घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस जो पटना जाती है वो खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सीढ़ियां आती हैं उस तरफ एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उसके पीछे के लोग इसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटित हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था, उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब सभी श्रद्धालुओं से यही मैसेज है कि हम आपको ले जाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग एक संयम से काम लें। आप कायदे से एक लाइन बना के ट्रेन में बोर्ड होइए। हमने हर जगह आरपीएफ और हमारे और स्टाफ लगाया हुआ है। कोई भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। आपके लिए काफ़ी सारी ट्रेनें हैं देर रात तक और अगर जरूरत होगी तो हम और स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आप लोग उस धैर्य नहीं खोएं और शांति से यात्रा करें। अब देखिए जरा आपको बताऊं भगदड़ के बाद की तस्वीर कैसी थी। जैसे ही भगदड़ हो गई उसके बाद फौरन सीढ़ी साफ की गई है, तुरंत सीढ़ी की सफाई शुरू की गई। धूल जर्रा जर्रा यहाँ से सबूत जो है वो हटाए जा रहे हैं और उससे खुरच खुरच के हटाया जा रहा है। उसके बाद देखिए भगदड़ के फौरन बाद अनाउंसमेंट शुरू हो गया जो शायद पहले किया जाना चाहिए था। भीड़ पहले भी थी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। और भगदड़ के बाद देखिए हमारे बच्चों का बुजुर्गों का ध्यान रखें। जवान यात्री जितने भी हैं बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको चढ़ने दे धीरे धीरे, एक दूसरे का सहयोग करें, सबको मौका मिलेगा। यात्री का सहयोग करें, बच्चों का बुजुर्गों का ध्यान रखें। जवान यात्री जितने भी हैं बच्चे। और जो काम पहले किया जाना था रस्सी लगाने का, भगदड़ मचने के बाद शुरू हुआ। ये रस्सी लगाई गई जिससे एक तरफ आने वाले लोग हो, एक तरफ जाने वाले लोग हो और भगदड़ के हालात पैदा ना हो, भीड़ बढ़े तो उसे संभाला जा सके। कोशिश होती और क्षमता से ज्यादा रेलवे आरपीएफ के जवानों के हाथों में ये जो रस्सियां हैं ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये उस वक्त नहीं थी। अगर ये रस्सियां उस वक्त होती, भीड़ को कंट्रोल किए जाने की पूरी कोशिश होती और क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो जैसे रेलवे। अब आपको बताऊं कि क्या इंतजाम थे और कौन जिम्मेदार है। जो सवाल उठ रहे हैं जो नहीं किया गया जिसकी वजह से 18 जाने चली गई वो क्या है। दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्टेशन के हालात थे जिस वक्त भगदड़ मची है। कुछ ट्रेन खड़ी थी, कोई ट्रेन आने वाली थी। नई दिल्ली देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक और नई दिल्ली से रोज लगभग 25 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज पहुंचती हैं। हर शनिवार रविवार को स्टेशन पर भारी भीड़ होती है और फिर रेलवे ने अचानक महाकुंभ की 2 ट्रेनें क्यों रद्द कर दी। शाम 7 बजे से स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। फिर रेलवे और पुलिस ने समय पर इंतजाम क्यों नहीं किए। 1 घंटे में नई दिल्ली में 1500 से ज्यादा टिकट बिक गए जबकि औसतन 500 से 700 टिकट बेचे जा सकते हैं। इनमें 90% टिकट प्रयागराज जाने वाले थे। नई दिल्ली में क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों बेचे गए। टिकट बेचने के साथ रेलवे और पुलिस को सूचित किया गया क्या। आरोप है कि भीड़ के हिसाब से आरपीएफ जवान कम थे और ट्रेन के प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट में भी गड़बड़ी थी। दावा है कि प्लेटफॉर्म बदलने से अफरा तफरी हो गई। स्पेशल ट्रेन का भी पहले से कोई ऐलान या सूचना नहीं थी। अचानक महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का ऐलान क्यों किया गया। नई दिल्ली स्मार्ट स्टेशन है, जगह जगह सीसीटीवी लगे, प्लेटफॉर्म में भीड़ बढ़ने लगी तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए। वॉर रूम और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी का कनेक्शन होता है और वहां सब दिख रहा होता है। यानी खचाखच भीड़ थी फिर भी इंतजाम नाकाफी थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान।
कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जब उनके रिजिम में कुंभ का आयोजन हुआ था, कितनी दुर्दशा हुई थी। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पर चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और नई दिल्ली स्टेशन, दिल्ली के अंदर ही हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं इस हादसे के प्रति और डायरेक्शन उन्होंने दी है कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो केवल ट्विटर पर बिजी हैं, इंस्टाग्राम पर बिजी हैं, रील मंत्री के नाम से मशहूर हैं, लेकिन रेलवे को अच्छे से चलाने के लिए वो पूरी तरह से एक प्रकार से नकारा साबित हो चुके हैं। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपके पास एक से एक सांसद चुन के आए हैं आप। और आइए अब आपको खबरों में आगे लिए चलता हूं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पास करोड़ों का गहना, ज्वेलरी, सोना, चांदी था, जिसे आज लौटाया गया है। जयललिता की संपत्ति स्टालिन को, तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और अब तमिलनाडु के सीएम को वो सामान लौटाया गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर, ये वो सामान है जो जयललिता का हुआ करता था। इसमें मुकुट है सोने का, हीरे का, आप देख रहे हैं। ये सारे जो सोने की तलवार आपको नजर आ रही है, ये एक सोने की प्लेट है। ये आप देख रहे हैं एक और सोने का हार आप देख रहे हैं। ये सारे गहने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के थे, जो मशहूर भी थी अपने पहनावे को लेकर, अपने सोना चांदी को लेकर, अपने शौक को लेकर। ये सारी चीजें उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उस मामले में चीजें जब्त हो गई थी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक में ये बक्से भरे गए हैं। इसमें जयललिता की हजारों साड़ियां और चप्पल, सैंडल, गहने, ये सारी चीजें हैं। और आइए अब आपको बताऊं क्या क्या सामान जयललिता का जो तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है। एमके स्टालिन को जयललिता की संपत्ति तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। कर्नाटक सरकार ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति सौंपी। इसमें सोना, चांदी, जमीन के दस्तावेज शामिल हैं। कर्नाटक ने कई दूसरी कीमती वस्तुएं भी सौंपी हैं। इन संपत्तियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। 28 किलो सोने के आभूषण है, 28 किलो। इसमें 468 सोने के आभूषण है, बड़ी संख्या में हीरे के आभूषण है। 1116 किलो से ज्यादा चांदी है। 1526 एकड़ जमीन के दस्तावेज हैं। 2,20,000 रुपए नकद है। 1,344 रेशम की साड़ियां हैं। 750 जोड़ी चप्पल और घड़ियां हैं। 250 कीमती शॉल हैं। 10 टेलीविजन सेट हैं। 12 रेफ्रिजरेटर हैं। 8 वीसीआर हैं। 4 सीडी प्लेयर हैं। 24 टेप रिकॉर्डर हैं और 1000 से ज्यादा वीडियो कैसेट हैं। 5 लोहे के लॉकर भी शामिल हैं। ये सभी कीमती सामान कर्नाटक सरकार के पास अब तक थी, जिसे कर्नाटक विधानसभा के कोषागार में रखा गया था। जयललिता की संपत्ति आय से ज्यादा संपत्ति केस में जब्त कर ली गई थी, जिसे बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने सौंपने का फरमान सुनाया था। बुधवार को कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सौंपने का आदेश दिया। शुक्रवार को कर्नाटक ने तमिलनाडु को संपत्ति सौंप दी है और इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने एक याचिका भी खारिज की थी, जिसमें जयललिता के भतीजे और भतीजी ने इनकी संपत्ति पर दावा किया था। कोर्ट ने इनकी संपत्ति पर उनके भतीजा और भतीजी का दावा नहीं माना। कोर्ट ने दो टूक कहा कि दोनों जयललिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं है। जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था। अब आपको बताऊं, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी
और साथ ही साथ उन्होंने 14 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इस दौरान उन पर अकूत संपत्ति बनाने के आरोप लगे। वैसे तो उनकी संपत्ति का ठीक ठाक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बताया जाता है कि वो 1000 करोड़ से ज्यादा की मालकिन थी। 900 एकड़ में फैला रिजॉर्ट, दुनिया भर से ज्यादा महंगी गाड़ियां उनके पास, सोना चांदी, जमीन के कागजात और बड़ी मात्रा में कैश भी था। महंगी महंगी साड़ियां, शॉल, पर्स और सैंडल की शौकीन थी। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने शादी नहीं की थी। सियासत में आने से पहले वो एक एक्ट्रेस थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के एक नेता मुश्किलों में फंस गए। राहुल के दोस्त है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई राहुल गांधी के करीबी भी हैं। तरुण गोगोई के सुपुत्र है, असम के सीएम रहे तरुण गोगोई। अगली तस्वीर दिखाऊं, बात है उनकी पत्नी को लेकर। इनकी पत्नी का नाम है एलिजाबेथ। बीजेपी आरोप लगा रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पत्नी के आईएसआई से कनेक्शन है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ के साथ शादी की थी। ये शादी के वक्त की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आरोप यह है कि गौरव गोगोई, अगली तस्वीर देखिए जरा, हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि 2015 में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ गौरव गोगोई बैठे हुए हैं। पत्नी और उनकी शादी हुई थी 2013 में, 15 में पाकिस्तान उच्चायुक्त में थे। असम के सीएम का कहना है कि आईएसआई से लिंक है उनकी पत्नी का। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। राहुल की यह मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि राहुल के सबसे करीबी गौरव गोगोई सवालों के घेरे में हैं। गौरव की पत्नी पर देश के खिलाफ साजिश करने वालों से साठगांठ के आरोप हैं। स्टेट ऑफ असम में आईएसआई हमेशा से ज्यादा एक्टिव रहा है। ऐसे में निर्णायक एक्शन जरूरी है। मामले की जांच की जाएगी। गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश मूल की है। बीजेपी का आरोप है कि ब्रिटिश मूल की एलिजाबेथ कोलबर्न आईएसआई की करीबी है। देश की मीडिया में यह खबर 3 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा हमलावर है। गौरव गोगोई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कटाक्ष करते हुए खुद को रॉ का एजेंट भी बता दिया। आईएसआई तो मैं रॉ एजेंट। अगर मेरी पत्नी पाक की एजेंट है तो मैं भी भारत का एजेंट हूँ। पत्नी आईएसआई तो मैं रॉ एजेंट हूँ। सब जानते हैं राजनीति हो रही है। राइट, अब आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर आरोप क्या है और ये आरोप कैसे लगे हैं, कौन लगा रहा है ये इल्जाम। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी। गौरव गोगोई के खिलाफ जांच होने वाली है। दरअसल असम सरकार ने जांच कराने का फैसला किया है। गौरव की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। गौरव की पत्नी की जांच होगी तो गौरव भी लपेटे में आएंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जांच का ऐलान कर दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है, ताकि यह पता चल सके कि असम के सीएमओ में आईएसआई की घुसपैठ तो नहीं थी पहले, क्योंकि 2011 से 16 के दौरान गौरव के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे। हेमंता ने कहा गौरव गोगोई को यह साफ करना चाहिए कि उनकी पत्नी ने भारत की नागरिकता हासिल की है या नहीं। एलिजाबेथ कोलबर्न पर अब तक नागरिकता ना लेने के आरोप हैं, जबकि गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की शादी 2013 में हुई थी। हेमंता ने आगे कहा कि उन्हें पत्नी के आईएसआई से जुड़े होने पर भी सफाई देनी चाहिए। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन की खबरें भी हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भारत की सरकार के खिलाफ काम करता है। एलिजाबेथ पर धर्म परिवर्तन की साजिश में शामिल होने का भी शक है। गौरव को यह भी बताना चाहिए कि वो पाकिस्तान उच्चायुक्त क्यों गए थे, और गए थे तो विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। ऐसे मामलों में गौरव गोगोई जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। हेमंता के आरोपों पर गौरव ने भी प्रतिक्रिया दी है। गौरव ने कहा बीजेपी उनके परिवार को बदनाम कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार हैं। हम ऐसे आरोपों पर जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुनिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं और गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं।
The Assam cabinet expect this matter to be pursued. असम सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार ने देश हित में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। असम में ISI हमेशा से ज्यादा एक्टिव रहा है। ऐसे में निर्णायक एक्शन जरूरी है। मामले की जांच की जाएगी। विजिलेंस एंड डिसिसिव एक्शंस। मोर पत्नी पाकिस्तान एजेंट तो मैं इंडिया एजेंट, यदि ISI तो मैं रॉ एजेंट। अगर मेरी पत्नी पाक की एजेंट है तो मैं भी भारत का एजेंट हूँ। पत्नी ISI तो मैं रॉ एजेंट हूँ। सब जानते हैं राजनीति हो रही है। आइए अब आपको बताऊं, कुछ तस्वीरें और दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2020 में गौरव गोगोई सस्पेंड कर दिए गए थे, सदन से कार्रवाई से निलंबित हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान से ट्वीट आया था, अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको। पाकिस्तान के अली शेख ने तारीफ की थी गौरव की कि आपने ये जो आवाज उठाई है, उन्होंने CA को लेकर आवाज उठाई, उस दौरान हंगामा हुआ, उस पर तारीफ की थी पाकिस्तान से। अब आइए आपको बताऊं कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के बारे में। गौरव गोगोई ने 2013 में एलिजाबेथ से शादी की थी। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न, जो ब्रिटेन मूल की हैं। एलिजाबेथ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। एलिजाबेथ से गौरव गोगोई की मुलाकात 2010 में हुई थी, जब गौरव यूनाइटेड नेशन सचिवालय में इंटर्नशिप करने पहुंचे थे। गौरव और एलिजाबेथ के एक बेटा और एक बेटी है। एलिजाबेथ क्लाइमेट के मुद्दे पर काम करती हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान से उनका नाता रहा। 2011 से 15 तक पाकिस्तान में रही हैं। भारत, पाक और नेपाल का काम देखती थीं। एलिजाबेथ कोलबर्न ने क्लाइमेट पर आर्टिकल भी लिखे हैं। 2009 में क्लाइमेट चेंज पर यूरोपीय पार्लियामेंट में भी काम किया है। अमेरिकी सीनेट और दक्षिण अफ्रीका में NGO से भी जुड़ी हुई हैं। खबर यह भी है कि ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से भी जुड़ी रही हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि गौरव गोगोई को असम के जोरहाट से सांसद है। वो तीसरी बार सांसद चुने गए, जीत कर पहुंचे संसद। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से उपनेता पद पर हैं। राहुल गांधी के बाद लोकसभा में यह दूसरा बड़ा पद है। 42 साल के गौरव गोगोई असम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी हैं। सुनिए अब इस नए बवाल पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो असम सरकार इसकी जांच करा रही है और ये जांच का विषय है कि आखिर पाकिस्तान जैसे देश में काम करने वाली और वहां से लिंक रखने वाली व्यक्ति एक सांसद की पत्नी है, और जो खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट आई हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई की पाक युक्त के साथ बैठक और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की ISI अधिकारियों के साथ संबंध देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। गौरव गोगोई को सामने आकर एलिजाबेथ की संलिप्तता पर उठे रहे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। गौरव गोगोई की वाइफ को लेकर जो भी अगर एक मुख्यमंत्री ने इस तरह के सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और आज फिर भारतीय डिपोर्ट किए गए अमेरिका से। अमेरिका से भारत भेजे गए हैं। अमेरिका का विमान फिर लैंड हुआ बीती रात, और एक अभी रात में और लैंड होने वाला है। तीसरा विमान है जो भारतीयों को लेकर अमेरिका से आ रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह तस्वीरें बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। अमृतसर में विमान लैंड हुआ बीती रात। एक विमान पहले आ चुका है, एक कल रात आया है और एक आज रात आ रहा है। ये बीती रात जो लोग आए हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिका से भारत भेजा गया है। इन्हें पकड़ा गया अवैध प्रवासी बताकर। इनके पास दस्तावेजों में कमी थी या गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे। अमेरिकी सरकार ने इन्हें पकड़कर वापस भेज दिया है। अमेरिका से आज रात तीसरा विमान भारत में उतरने वाला है। बीती रात अमेरिकी विमान 100 से ज्यादा लोगों को भारत लेकर पहुंचा है। ट्रंप अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अपने देश से निकाल रहे हैं। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर भी लगातार अमेरिका से विमान रवाना हो रहे हैं। ट्रंप की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। अब देखिए जरा, जो लोग भेजे गए हैं वो कौन लोग हैं।
जो इससे पहले भी, क्योंकि 2 बार विमान आ चुका है और तीसरा विमान रात को आना है। 5 फरवरी को अमेरिकी विमान 104 भारतीयों को लाया था और कल रात 11:30 बजे दूसरा अमेरिकी विमान भारत पहुंचा है। इस अमेरिकी सैन्य विमान में कुल 116 भारतीय सवार थे। पुरुषों के हाथ में हथकड़ियों और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी और हालांकि इस बार महिलाओं और बच्चों को छूट दी गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक लौटे भारतीय जो मौजूद थे वहां, और इसके बाद सभी को उनके राज्यों के लिए रवाना किया गया। आज भी रात में 10 बजे के करीब अमेरिकी विमान भारत पहुंचेगा। इसमें 157 भारतीय डिपोर्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही 377 अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी हो जाएगी। ये सभी लोग डंकी रूट से अमेरिका में घुसने के दौरान अरेस्ट हुए। अभी और भी भारतीय डिपोर्ट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट है कि 7,25,000 अवैध प्रवासी भारतीय अमेरिका में हैं। यह मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। आईसीई के मुताबिक 3 सालों में औसतन सालाना 90,000 भारतीय अरेस्ट हुए। आईसीई अमेरिका में एक अवैध प्रवासियों पर काम करने वाली संस्था है, उसका यह दावा है। सुनिए जरा, इस पर सियासत भी हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? जब पिछली बार हथकड़ी और बेड़ी में हमारे 104 नागरिक आए थे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सुन रहे हैं, आपकी गले मिलते फोटो देख रहे हैं, पर कहीं भी आपने उनके लिए क्या बात की इसका कोई जिक्र नहीं। क्या भारत माता का जो अपमान हुआ है उसको आप भूल गए? जो भारतीय वहां अवैध रूप से गए हैं उसके बारे में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बताया है कि जो हमारे नागरिक हैं और अवैध रूप से गए हैं, इसकी पुष्टि होगी तो वो हमारे यहाँ आएंगे, उसमें कोई इतराज नहीं है। वो आ रहे हैं, उनका यहाँ रोजगार कैसे हो? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स में ऊंचे पैमाने पर पंजाब हरियाणा से गए हुए लोग हैं और अमेरिका की सरकार अगर उनको पंजाब में भेज रही है वापस, तो इसके लिए तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात में सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी वो मजबूर होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को। अब देखिए जरा, जो लोग अंबाला पहुंचे हैं, डिपोर्ट हुए लोग, जिन्हें लेकर गाड़ियां उनके घरों को रवाना हुई हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं, इनके परिवारों के दर्द जानिए। ये कितना पैसा इकट्ठा करके अपने घर जमीन बेचकर सब गए थे। इनकी कहानियां दर्द भरी हैं। सबसे पहली कहानी देखिए, पटियाला के सोहजबीर 60 लाख रुपए कर्ज लेकर अमेरिका गए। 3 एकड़ पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखकर पैसा लिया। 20 दिन में भेजने का वादा था, 1 साल दुबई में रखा। 23 जनवरी को अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार हो गए। अब अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया है। दूसरी कहानी देखिए, कपूरथला के साहिल प्रीत को परिवार ने अमेरिका भेजा था। जमीन बेची, रिश्तेदारों से उधार लिया 45 लाख रुपए। 20 दिन पहले गिरफ्तारी हुई, अब वापस भारत भेज दिया गया। तीसरी कहानी, राजपुरा के गुरमैल को पिता ने ब्याज पर पैसा लेकर अमेरिका भेजा। 50 लाख में डील हुई। 2 साल पहले गुरमैल ने अपना घर छोड़ दिया। एजेंट दुबई रोमानिया घुमाते हुए डंकी रूट से 27 जनवरी को अमेरिका पहुंचाया। अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तारी हुई, अब भारत वापस भेज दिया गया। चौथी कहानी, गुरजिंदर को मां ने गरीबी दूर करने के लिए अमेरिका भेजा था। पिता की मौत के बाद जमीन बेचकर 50 लाख एजेंट को दिए। भारत छोड़ने के बाद एजेंटों ने 1 साल तक इधर उधर घुमाया। 15 दिन पहले ही अमेरिका पहुंचा, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। और बेटा वापस लौट आया है, लेकिन मां को गरीबी की चिंता सता रही है। यह है कहानियां। अब सुनिए जरा परिवार वालों का क्या कहना है, जिन्होंने लाखों रुपया जोड़कर इन्हें अमेरिका भेजा था। क्योंकि यहाँ पर इसकी अपनी दुकान थी, ये एजेंट के चक्कर में आ गया। एजेंट बोले मैं तेरे को जल्दी पहुँचा दूंगा, और मेरे पे लड़के ने ज़्यादा प्रेशर पा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। एजेंट ने उसको ज़्यादा वो कर दिया था। इसने अपनी दुकान बेच दी, सामान बेच दिया सारा, और कुछ मेरे जो पेंशन के पैसे थे वो लग गए, जो मेरे उसके अपना रिटायरमेंट के पैसे थे। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई
ऐसे जो आदमी धोखे से भेज रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस पूरे सफर में क्या आपको कोई यातनाएं भी दी गई, आपको परेशान भी किया गया क्या वहाँ पर? ਹਾਂਜੀ ਟੌਰਚਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇਤੀ, ਲੋਅਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ नहीं और गल बनी नहीं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।